नमस्ते। हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम अशोक वानखेड़े साहब के साथ बातचीत में आपका स्वागत है। अशोक भाई नमस्कार। नमस्कार। अब तो सरकार कम से कम जम्मू कश्मीर में आज शपथ हो गई। जैसा उम्मीद है कि हरियाणा में शपथ हो जाएगी, लेकिन सबसे बड़ी खबर इसमें आई, ये जो इलेक्शन ये क्यों नहीं एक साथ कराए थे नहीं समझ में आया, लेकिन महाराष्ट्र और झारखंड के इलेक्शन अनाउंस हो गए, बाई इलेक्शंस भी अनाउंस हुए, और उसमें भी एक अजीब सी चीज उत्तर प्रदेश में हुई। मिल्कीपुर का एक जो सीट है अवधेश प्रसाद जी की, उसको बहुत ही फ्लिमजी ग्राउंड पे मैंने पहली बार सुना है कि अगर कोई पिटीशन, इसलिए वो जब एमएलए भी नहीं रहा तो खैर तो, लेकिन शुरुआत आज सबकी नजरें महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में इसलिए हैं कि शायद इंडिया कांग्रेस का जो हरियाणा में जो हारी, अगर वो कुछ अपने को रिडीम करना है इंडिया गठबंधन को ये मानना है कि वो एक सीरियस ऑपोजिशन है एनडीए या बीजेपी के सामने, तो महाराष्ट्र मेरे ख्याल में आखिरी मौका है। महाराष्ट्र में सब कुछ फेवरेबल है, लीडरशिप अच्छी है, स्ट्रेटेजिस्ट अच्छे हैं, संसाधन है, मामला फेवर में, वहां पे सबकी नजरें हैं। तो पहले महाराष्ट्र इलेक्शन को, आज आप इलेक्शन अनाउंस हो गया है, एनडीए का डिवाइडेड हाउस दिख रहा है, इधर ज्यादा चीजें वो ज्यादा चाक चौबंद है। महाराष्ट्र इलेक्शन पे आपकी पहली टिप्पणी। देखिए, इलेक्शन तो चारों राज्यों के एक साथ होने चाहिए थे, लेकिन हालत सब्दुल पतली थी और बीजेपी ने जो स्ट्रेटेजी की उनको उसके रिवॉर्ड मिला है। उन्होंने जम्मू कश्मीर, क्योंकि उनको पता था कि जम्मू कश्मीर कोर्ट के आदेश से करना ही है, तो उसके साथ उन्होंने हरियाणा क्लब किया, क्योंकि हरियाणा में 5 लोकसभा उनको मिल गई थी, तो 50-50% चांस था। जम्मू कश्मीर में भी यदि वो देखा तो मुझे लगता है असली मुकाबला नेशनल कॉन्फ्रेंस वर्सेस बीजेपी था। जो बीजेपी एक बड़ी पार्टी करके उभरी है वहां पे बड़ी, और कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत दयनीय रहा वहां पर। वो अपनी गलतियां हैं, वो कांग्रेस की चिर परिचित गलतियां विरासत में मिलती है उनको, और वो हैंड ओवर होती है हर नए जनरेशन को, इसमें सुधार लाने का कोई प्रयास नहीं करता। उसके बाद अब हरियाणा में जो हुआ वो सबके है, उसके सामने तो बहुत सारा विश्लेषण हो गया। अब महाराष्ट्र और झारखंड दो जगह है। झारखंड में भी वैसा देखा जाए तो सत्ता पक्ष के लिए फेवरेबल है, वहां पे जेएमएम का एक सिंपैथी है, और कांग्रेस यदि जेएमएम को ठीक से साथ दे तो वहां सरकार बन सकती है। बीजेपी में वहां झगड़े बहुत है अंदरूनी, क्योंकि हेमंत विश्व शर्मा वहां पूरा काम देख रहे हैं, लोकल यूनिट को कुछ भी नहीं रहे हैं, कॉन्फिडेंस में नहीं ले रहे हैं, तो लोकल यूनिट में बहुत अंदर ही अंदर परेशान हो गए हैं। फिर बाहर के लोग कितने अंदर आएंगे और कितना उसको मदद मिलेगी, चंपई सोरेन कितना डेंट कर पाएंगे, क्या कल्पना सोरेन के सामने चंपई सोरेन खड़े रह सकते कि नहीं, ये कई चीजें हैं जो वहां पे है। तो वो एक स्टेट है। और फिर महाराष्ट्र सबसे बड़ा स्टेट है। एक तो फाइनेंशियल कैपिटल है देश की मुंबई, उस पर राज करना बहुत जरूरी है। हालांकि सत्ता भी नहीं रहे तो ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स के भरोसे और कारपोरेट मंत्रालय के भरोसे आप पूरा कारपोरेट सेक्टर अपने अंडर रख सकते हैं, वो जो रखते आए हैं। लेकिन मुंबई में राज करना ये एक क्योंकि बम्बई हाथ से नहीं जानी चाहिए। महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी सेना ने पिछली बार चुनाव जीता था, शरद पवार ने उनके नाक के नीचे से सेना को निकालकर सरकार बनाई। उसका बदला इन्होंने सेना तोड़ के लिया। उसके बाद शरद पवार की पार्टी तोड़ी। उससे हुआ यूं कि एक सिंपैथी उद्धव ठाकरे और शरद पवार को मिली, और उस सिंपैथी के चलते लोकसभा के जो चुनाव के नतीजे हैं, बीजेपी 48 में से 9 सीटें ले पाई, मात्र सिंगल डिजिट पे आई। सबसे बुरा स्कोर बीजेपी का रहा। 23 सीटें लड़ी और 9 सीटों पे जीती। और कांग्रेस जो सिंगल सीट पे थी वो 13 सीट पे आ गई। कांग्रेस अकेला राज्य है महाराष्ट्र जहां कांग्रेस डबल डिजिट पे है। तो कुल मिलाकर महाविकास आघाड़ी यानी इंडिया गठबंधन के लिए चीजें फेवरेबल है। दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन, जिसको महायुति कहते हैं महाराष्ट्र में, जो एकनाथ शिंदे, अजित पवार और बीजेपी है, उसमें कहीं ना कहीं अंदरूनी झगड़े बहुत हैं। खासकर अजित पवार को लेके बहुत रिजर्वेशन है, संघ से लेके तमाम लोगों की। बीजेपी ये गैप बांटने का प्रयास कर रही है, लेकिन एकनाथ शिंदे के लोग खुलेआम एक दूसरे के खिलाफ कीचड़ उछाल रहे हैं, अजित पवार के लोग और एकनाथ शिंदे के लोग। जरांगे पाटिल जो मराठा आंदोलन वहां चला रहे हैं, वो सीधा देवेंद्र फडणवीस को टारगेट पे है। फिर
महाविकास आघाड़ी जो यूनाइटेड अभी तक है, फ्रंट लेके बैठी है। और यदि मैं कहूँ, जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मेरे पास है कल रात तक की, कि 288 सीटें हैं टोटल विधानसभा में, उसमें से 215 सीटों पे करीब करीब नाम फाइनल हो गए हैं, सीट बंटवारा हो गया है। तो उसमें से 84 सीट्स के आसपास, 84-85 कांग्रेस को दे रही है, और शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस, एक नाथ मतलब उद्धव ठाकरे और शरद पवार, इनके 65-65 इनको मिली है। 70 सीटें अभी बाकी हैं, जिसपे 73 सीटें पेंडिंग है, 73 सीट्स। और मुझे लगता है 73-70 सीट्स के आसपास जो बची है, वो 1-2 दिन में क्लियर हो जाएगी। मोटा मोटा फॉर्मूला जो है कि विदर्भ में कांग्रेस ने बहुत अच्छा किया, तो विदर्भ में कांग्रेस का वेटेज रहेगा। पश्चिम महाराष्ट्र में, जो पुणे से शुरू होता है, पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापुर, अहमदनगर, सोलापुर, इन जगह राष्ट्रवादी कांग्रेस, शरद पवार का वर्चस्व है, तो शरद पवार को यहाँ वेटेज दिया जाएगा। मुंबई कोंकण में शिवसेना का वेटेज है, तो उन्हें वहां वेटेज दिया जाएगा। उत्तर वो अपना जो मराठवाड़ा है, उसे शिवसेना और कांग्रेस में थोड़ा वेटेज दिया जाएगा। और फिर उत्तर महाराष्ट्र है, जिसमें सब मिक्स है। तो कुल मिला के फॉर्मूला करीब करीब हो गया है। विनेबिलिटी का सवाल है कि कई जगह आपका उम्मीदवार भी है सिटिंग, लेकिन वो जीत नहीं रहा है, और यदि किसी मित्र पार्टी के पास अच्छा उम्मीदवार है, तो उसको दो, ये मतलब दिल थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा। ये शरद पवार जब मुझे मिले थे पिछले 15 दिन पहले एक प्रोग्राम में, सांगली महाराष्ट्र के, पश्चिम महाराष्ट्र में, तो वो उन्होंने बताया था। मुझे लगता है इस बार भी स्ट्राइक रेट शरद पवार का बहुत बेहतरीन रहेगा, क्योंकि सीटें भले ही कम रहे, लेकिन पिछली बार भी उन्होंने लोकसभा की सीटें कम लड़ी थी कांग्रेस से, लेकिन स्ट्राइक रेट बहुत बढ़िया था। तो वो उन्होंने, मैं 3 पार्टी में देखूं मैं, तो सबसे ज्यादा मेहनत शरद पवार करते हुए दिखाई देते हैं। उम्र के इस पड़ाव पे जो 84 प्लस है, और एक बड़े व्याधि से ग्रस्त है, कि जो जिस स्थिति में हम बेड से नहीं उठ सकते, वो लगातार भ्रमण कर रहे हैं पूरे महाराष्ट्र, जिला जिला पार्ट लिया उन्होंने। दूसरी तरफ शिवसेना है, कांग्रेस ज्यादातर इसी में उलझी है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। एक जरूर आनंद जी, मैं क्योंकि एक खबर मेरे पास पुख्ता है कि कांग्रेस की एक जो चौकड़ी है, वो प्रयास कर रही है कि मुकुल वासनिक को पुश किया जाए। मुकुल वासनिक का नाम, जो दिल्ली में बैठे हुए आका है, मतलब मैं गांधी परिवार नहीं कहता उसमें, बाकी जो संगठन के लोग हैं, वो कुल मिला के मुकुल वासनिक को प्रोजेक्ट किया जाए, इसी हिसाब से टिकट भी देंगे। उस चक्कर में यदि इन्होंने टिकटों में ऐसे उम्मीदवार खड़े कर दिए जो मुकुल वासनिक को समर्थन देंगे बाद में, तो फिर हो सकता है कि कांग्रेस ज्यादा सीटों पे लड़के भी वो नंबर नहीं ला पाए। और कांग्रेस हमेशा ऐसा करती है, हाथ की बाजी हारती है, ये मैंने देखा। लेकिन इस बार कांग्रेस कितना भी खराब करे, बाजी शिवसेना और शरद पवार के पास होगी। दूसरी तरफ एंटी इनकम्बेंसी भी है, दोनों स्टेट गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की। और जो बाकी चीजें जो हो रही है, जो महंगाई है, बेरोजगारी है, वो तो रेगुलर प्रॉब्लम है। किसानों की आत्महत्या है। कपास का रेट 5,000 रुपए क्विंटल खुला, वो बहुत डैमेजिंग है बीजेपी के लिए। सोयाबीन का रेट भी ऊपर आ रहा है, इससे कि भी किसान परेशान, और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को इसके लिए रिस्पॉन्सिबल मानते हैं। तो कुल मिलाकर स्थिति इतनी अच्छी नहीं है बीजेपी के और एकनाथ शिंदे और अजित पवार के लिए। तो एज ऑफ नाउ, चुनाव घोषित होने के बाद भी मुझे इंडिया गठबंधन बहुत आगे दिखाई देता है। क्लीन स्वीप की तरफ इशारा है मेरा, वहां दिखाई देता है। अब जिस दिन उम्मीदवार तय होंगे, तो उम्मीदवार तय होने के बाद रीजन वाइज रिपोर्ट में देने का प्रयास करूंगा आपको। जी 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 रीजन अशोक वाइज भाई। कैसा अशोक भाई, एक चीज और, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है, मैं फिर इलेक्शन पे आऊंगा, लेकिन उससे ज्यादा एक और इम्पोर्टेंट है। 2-3 दिन पहले एक दुखद बात हुई, बाबा सिद्दीकी को की हत्या होती है, और उस हत्या से मैं दो चीजें, मतलब आपसे दो चीजें एक साथ जरा समझने की कोशिश कर रहा हूँ। बाबा सिद्दीकी का मैंने पूरा देखा भाई। बाबा सिद्दीकी एनएसयू से 19-20 साल की उम्र से कांग्रेस से जुड़े हुए थे, कांग्रेस के कॉर्पोरेटर रहे, कांग्रेस के एमएलए रहे, कांग्रेस के मंत्री रहे। और जैसा आप जानते हैं, आप तो हिंदी पट्टी में भी आपने पत्रकारिता की, आप महाराष्ट्र के हैं। महाराष्ट्र में जो नेता है, सब नेता
ठीक ठाक बिजनेस, मतलब उनका पैसे की दिक्कत नहीं होती। किसी की चीनी मिल है, किसी का डेवलपर है, कोई यूपी बिहार नहीं, यूपी बिहार में तो केवल लोगों से पैसा वसूलने के ही चक्कर में रहते हैं, लेकिन अपना कोई कई नेता मतलब कई नहीं। गडकरी हमेशा कहते हैं कि नेता को अपनी व्यवस्था खुद करनी चाहिए, जी, तो अपना घर पहले सुदृढ़ करना चाहिए। वो अपने कई पब्लिक भाषण में, बीजेपी के जब अध्यक्ष थे तब अपने कार्यकर्ताओं को कहते थे कि पहले अपना घर ठीक करो यार, 2 टाइम की रोटी की व्यवस्था करो, पहले पार्टी के तो वो भरोसे रोटी की मत करो। नहीं नहीं करो। नहीं, वो महाराष्ट्र का एक व्यवस्था वैसी है, वो सारी पार्टीज में, इररिस्पेक्टिव वो किसी भी पार्टी का हुआ। अब बाबा सिद्दीकी डेवलपर भी थे, नहीं थे, उनका कोई कॉन्ट्रैक्ट चल रहा था, उसकी वजह से जो भी था वो एनसीपी छोड़ के आ गए थे। उनका लड़का कांग्रेस का एमएलए था, एक्सपेल किया गया था, वो सब ठीक है। अब ये सब समझाने की कोशिश बीजेपी की तरफ से हो रही है, क्योंकि मैं उनकी बात कर रहा हूं तो सोशल मीडिया पर, कि वो दाऊद के आदमी थे। पहली चीज, एक तो मुझे ये है। दूसरा, बॉम्बे फिल्म वर्ल्ड में वो दाऊद नहीं, वो दाऊद हो चाहे दूसरे हो, राम रहीम हो चाहे आसा राम हो, चाहे ये सारे लोगों का किसी ना किसी का आदमी तो होना ही है। अगर बॉम्बे फिल्म वर्ल्ड में आपको रहना है तो आपको आसा राम से लेके सदगुरु, ये सब उसी थैली के चट्टे बट्टे हैं। वो सब ये दाऊद के ही दूसरे दूसरे रूप है। तो एक तो उनको दाऊद के साथ आइडेंटिफाई करके वो मुस्लिम वाला पोर्शन है। दूसरा, मुझे एक चीज और लग रही है कि एक चीज और बार बार प्रचारित की जा रही है, और ये आपने भी देखा होगा, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, नार्कोटिक्स, ये करने के बाद अब इन्होंने एक नया हथियार निकाला है, लॉरेंस बिश्नोई। 700 उनके शूटर हैं, मतलब 700 मतलब ऑल इंडिया ब्रांचेस हैं, पूरे देश में शूटरों की ब्रांचेस हैं। लॉरेंस बिश्नोई को साबरमती में बढ़िया से रख दिया गया है, चैन से रह रहे हैं। गुजरात में उनका कोई वैसा आपराधिक इतिहास नहीं है, इतिहास सारा पंजाब और दिल्ली और थोड़ा बहुत राजस्थान का है। तो वो एक फैक्टर भी लाया गया है लॉरेंस बिश्नोई का, कि देखा अगर ये हो जाएगा, जरा अपने उसमें रहना, ताबे में इसको कहते हैं। मैं दोनों चीजों पे, बाबा सिद्दीकी को एक मुस्लिम चेहरा देख के दाऊद का वो, और दूसरा ये लॉरेंस बिश्नोई को लाके वो एक डर को दिखाना लोगों में कि अगर ठीक नहीं रहे तो ये होगा। ये दोनों चीजों पे आपसे समझना चाहूंगा। देखिए क्या होता है कि एक एनकाउंटर होता है पुलिस का, क्रिमिनल का एनकाउंटर करते हैं, उनको खत्म करते हैं। और एनकाउंटर सिस्टम मुंबई के अंडरवर्ल्ड की सफाई में शुरू हुआ। उसके बाद इसका पॉलिटिकल यूज होना शुरू हुआ। पॉलिटिकल किलिंग गुजरात में नई बात नहीं, गुजरात में ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं जो पॉलिटिकल किलिंग के हैं। और एक बड़े अधिकारी जो एनकाउंटर के चक्कर में ही जेल काट चुके हैं, वो रिलीज भी हुए हैं। और उनकी जब मेरी व्यक्तिगत रूप से बात हुई अहमदाबाद में, एक चैनल में उनका प्रोग्राम हुआ था, तो उसके बाद हम जब साथ में बैठे तो उन्होंने कहा कि बहुत पॉलिटिकल किलिंग हुई, और उन्होंने जो आंकड़ा दिया मेरा आंखें खुल गई। ये गुजरात की स्थिति बता रहा हूं मैं। तो एनकाउंटर पुलिस के कहीं ना कहीं पॉलिटिकल होने लगे। अब ये हो गया है कि जब एनकाउंटर पे सवाल उठाते हैं लोग, जैसे अभी यूपी में कुछ एनकाउंटर हुए उस पर सवाल उठा, महाराष्ट्र में एक एनकाउंटर हुआ उस पर सवाल उठा, क्योंकि एनकाउंटर यदि आप ऐसे करते जाओगे तो फिर न्यायपालिका की जरूरत क्या होगी। महाराष्ट्र में 2 लड़कियों का शोषण करने वाले, बालिकाओं का शोषण करने वाली, उसका बड़ा एक रैकेट बताया गया कि वो छोटे बच्चों का पोर्नो फिल्म बनती थी और क्या क्या होता था। ऐसा एक चर्चा बहुत जोरों पे थी। एक तो रिट पिटीशन भी फाइल हुई थी हाई कोर्ट में उसको लेके। लेकिन वो लड़का जिसने कभी रिवॉल्वर नहीं देखा, जिसने कभी हथियार नहीं चलाया, वो पुलिस की वैन में बैठता है। वैन में 3 लोग पीछे बैठते हैं, चौथा अधिकारी सामने बैठता है। वैन रात सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग एक टर्निंग पे रुकती है। बोला जाता है कि वो अधिकारी जो पीछे बैठे हुए थे वो बोल रहे थे अधिकारी को कि आप वापस आए, आप जरा समझाइए, चिल्ला रहा है जोर जोर से। फिर वो अंदर गए। अंदर जाने के बाद देखा कि उस लड़के ने एक अधिकारी का रिवॉल्वर छीना और उसको गोली चलाई, और गोली उसके पैरों में लगी। फिर रक्षण के लिए, खुद को बचाने के लिए, इन्हें पॉइंट ब्लैंक उसके सर में गोली मार दी। और उसके बाद एक विज्ञापन छपता है फुल पेज का, हिसाब हो गया, डीजे स्टाइल में हिसाब हो गया, गद्दारों को क्षमा नहीं।
और एकनाथ शिंदे का फोटो, ये हो गया। दूसरी बात, एकनाथ शिंदे अपने भाषण में कहते कि अरे बोलते लोग सजा दो सजा दो सजा दो, और फिर गोली लगी तो लोग कहते कि मार डाला, क्यों मार डाला, क्यों मार डाला। आप दोनों तरफ से बोलते हैं, तो फिर न्यायपालिका की क्या जरूरत है? जब हाईकोर्ट में केस गया था, हाईकोर्ट ने कई सवाल पूछे पुलिस को, जो पुलिस को अनुरोध थी, बोला 3-4 लोग मिलके एक छोटे से लड़के को, मतलब उसका वजन भी मुझे लगता है 50 किलो से ज्यादा नहीं होगा, उसको आप ओवर पावर नहीं कर पाए। उसने बंदूक लोड कैसी करी, सेफ्टी कैच कैसा खोला, कोई पुलिस पे जवाब नहीं। उसका इनकाउंटर इसलिए किया गया शायद क्योंकि वो आगे की कड़ी खत्म होनी थी। अब वो चला गया। अब वो जो रैकेट जिसकी बात कर रहे थे हाईकोर्ट में, जिसकी एक रिट पिटीशन लगी हुई थी कि बच्चों को लेके पोर्नो फिल्में वगैरह बनाई जाती हैं अंदर, तो वो खत्म हो गया क्योंकि स्कूल के संचालक सरकार के नजदीकी लोग थे, ऐसा बोला जाता है। तो वो एक एनकाउंटर जो था वो पॉलिटिकल किलिंग था, मुझे लगता है। उसके बाद आपके यहाँ एक डकैती हुई। अब डकैती का एनकाउंटर हो रहे लोगों के, माल नहीं मिला अब्जों रुपए का, तो कोई ऐसा तो नहीं कि माल दबा लिया गया, और ये माल कैसा है ये लोगों को समझने नहीं आना चाहिए, इसलिए मार डाला। ऐसी मिश्रा की गाड़ी पलटती है, लोग मर जाता है मिश्रा जी। उसने जो अथाह पैसा कमाया था एक्सटॉर्शन से, वो पैसा किसके पास है आज? कोई हिसाब नहीं। तो ये जो चीजें होती है, अब क्या इसमें मुझे कई एंगल दिखते हैं। जब रिवॉल्वर यूज किए गए, वो रिवॉल्वर आर्मी या पुलिस ऑफिसर ही यूज करते हैं। 0.99 के थे, आपने रिवॉल्वर 0.32 के मिलते हैं अपने को, यदि आप लाइसेंस लो तो। ये वही आर्म्स है जो शायद अतीक अहमद के लिए, शायद मैं कह रहा हूँ, ऐसी रिपोर्ट है कि अतीक अहमद की हत्या के लिए भी वही यूज किए गए। इसका सप्लाई कौन करता है हथियारों का? ये हथियार मिलते कहां से? और अब नया सिस्टम हो गया, आप किसी को भी मारो, जय श्री राम लिख दो। राम के नाम से किलिंग चल रही है। आप हिंदू मुसलमान करने का प्रयास कर रहे हैं उसको मार के। आप फिल्म इंडस्ट्री में एक दबदबा निर्माण करना चाहते हैं, और रीजन क्या दिया? सलमान खान के घर के बाहर जिसने फायरिंग किया उसको पुलिस ने अरेस्ट किया, उसने अपने जेल में सुसाइड किया। बोले तुमने हमारे आदमी को मारा, हम तुम्हारे आदमी को मारेंगे, इसलिए उसको मारा। ये मेल आया उसके पास, सिद्दीकी के पास। सिद्दीकी ने ये मेल अपने पार्टी के मुखिया अजित पवार को दिया। अजित पवार ने ये मेल गृह मंत्री को दिया। गृह मंत्री ने ये मेल गृह सेक्रेटरी को दिया, सचिव को। सचिव गृह मंत्रालय ने और तुरंत मीटिंग करके उसको वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी अलॉट की। लेकिन ये सारी चीजें फाइलें में रह गई। जब तक वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी उस तक पहुंचती, तब तक शूटर पहुंच के अपना काम कर गए। मैं एक बात जानता हूं आनंद जी, जितना मैं मुंबई पुलिस को जानता हूं, मुंबई पुलिस का ये काम दाएं हाथ का है, खेल कर, मतलब ऐसे खेलों को हैंडल करना। लेकिन मुंबई पुलिस के लिए हाथ आप बांध दो, क्योंकि बॉम्बे में, मुंबई में सबसे बड़ा भाई पुलिस है। कोई अंडरवर्ल्ड का आदमी बॉम्बे पुलिस से बड़ा नहीं हो सकता। क्या ये कॉन्फिडेंस में लेके किया गया काम है? क्या ये मुसलमानों को एक इंडिकेशन देने का काम किया है? क्या शरद अजित पवार को इंडिकेशन है औकात में रहो, ज्यादा सीटें मत मांगो, जो बोलते हैं वो करो? क्या इंडस्ट्री की बाकी लोगों के लिए ये मैसेज है कि आप फोन आए तो पैसा दे दो, पुलिस वुलिस में कंप्लेंट मत करो? और जो आदमी ये करवा रहा है वो वीडियो मैसेज करता है बाहर, साबरमती जेल में बहुत ही छोटे इसमें उसको बिठा के रखा है, और मुंबई पुलिस को एसेस नहीं मिल रहा है उसका, ऐसी खबरें हैं। इंडियन एक्सप्रेस ने खबर लिखी है कि बहुत मुश्किल है ये मुंबई पुलिस को उस तक पहुंचना। हमने सरकारी संत देखे थे, सरकारी पत्रकार देखे थे, तो सरकारी माफिया भी हो गए क्या? और यदि ऐसा ही गवर्नमेंट अंडरवर्ल्ड का यूज करके एलिमिनेट करना चाहे अपने विरोधकों को, तो इसका अंत नहीं है। फिर हम बहुत ही बार्बेरियन सोसाइटी पे चले जा रहे हैं।
लोग कहते हैं कि भाई वो तो दाऊद से संबंध थे, तो दाऊद के साथ संबंध थे, यदि ये आपको पता है, सोशल मीडिया में हर तीसरे आदमी को पता है दाऊद के साथ संबंध है, तो फिर अमित शाह जी की पुलिस और अमित शाह जी का पूरा इंटेलिजेंस रॉ आईबी सोई हुई है क्या? दाऊद से संबंध है तो उसको प्रोसिक्यूट क्यों नहीं किया? दाऊद से संबंध है तो इतने साल 10 साल मोदी जी की सरकार है, वो जेल के अंदर क्यों नहीं है? बिना कारण मुंबई का गृह मंत्री 13 महीने जेल में रह सकता है, अनिल देशमुख, बिना कारण, क्योंकि 100 करोड़ का आरोप थे और 1,80,00,000 की तो चार्जशीट है, और उसको बेल मिली तब कोर्ट ने कहा कि भाई किस लिए इसको ईडी में कहां लगता है, ईडी इस पे, और उसको जमानत देने के बाद ईडी का कोई और नया डेट भी नहीं लगी। देखिए आप, और देवेंद्र फडणवीस इतने महान है कि जब ईडी अपना इन्वेस्टिगेट कर रही थी तब ईडी को सामान नहीं दिया, उन्होंने इंफॉर्मेशन नहीं दी। जब वो छूट के आए, अब उन्होंने कहा कि मैंने सीबीआई को कुछ दिया है कागज, सीबीआई का नोटिस मिला उसको। ये वही मोडस अप्रेंटिस है, ईडी से जब आपको जमानत मिलती है तो सीबीआई उठा के ले जाती है, जैसे केजरीवाल को उठा के ले गई, फिर सीबीआई छोड़ेगी तो इनकम टैक्स वाले उठा के ले जाएंगे, इनकम टैक्स वाले, ऐसा करते करते आपको 2-4 साल जेल में रखेंगे, आपका गुनाह ना हो। जब बिना दोषी, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सुप्रीम हाई उसको बेल देते समय कोर्ट ने कहा है, हाई कोर्ट, बिना दोषी यदि वो 13 महीने जेल में रह सकता है तो फिर बाबा सिद्दीकी को क्यों नहीं जेल में डाला? ये दाऊद के संबंध है तो सवाल ये है कि आरोप लगाना और संबंध होना अलग अलग बात है। और अंडरवर्ल्ड के साथ संबंध आप किसी, हर फिल्म वाले का आप अंडरवर्ल्ड के साथ संबंध लगाते हो, मुंबई में हर रियल एस्टेट वाले के साथ अंडरवर्ल्ड से संबंध लगाते हो। वो बापड़े को फोन आता है, पुलिस सिक्योरिटी नहीं दे सकती, वो अपना पैसा दे के अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेता है, तो उसका अंडरवर्ल्ड से संबंध हो गया। पैसा नहीं दे तो अंडरवर्ल्ड गोली मारे, गोली मार के मर जाएगा तो बोले अंडरवर्ल्ड के फाइटिंग में मर गया, इसके अंडरवर्ल्ड से संबंध थे, एक गैंग से संबंध हो कि दूसरे गैंग ने मारा। मतलब कैसा भी करके, इफ यू आर अ बिल्डर इन मुंबई, इफ यू आर अ फिल्म एक्टर इन मुंबई, इफ यू आर अ प्रोड्यूसर इन मुंबई, फिर आपका अंडरवर्ल्ड कनेक्शन कंपलसरी है। जी जी जी। ये मतलब मैं ये भयावह स्थिति है मुंबई में। जी अशोक भाई, मैं वापस चुनाव पे आऊंगा, लेकिन एक चीज मैं अपना ऑब्जर्वेशन भी बता दूं। बंबई जैसी जगह में, मतलब ये बहुत सरप्राइजिंग बात है, ना वहां कोई आसपास का सीसीटीवी था, ना वहां एक भी वीडियो। लोग, नेताजी पेशाब कर रहे होते हैं उसका वीडियो वायरल हो जाता है कि वो देखिए वो वहां पेशाब कर रहे थे, उनको खुले में पेशाब नहीं करनी चाहिए थी, और एक आदमी की हत्या होती है अगल बगल। मतलब ना कोई वीडियो, ना कोई सीसीटीवी, मैंने तो अभी तक नहीं देखा। तो ये तो अब क्या इसमें कहा जाएगा। लेकिन मैं फिर से चुनाव के मुद्दे पे आ जाऊं। मुद्दे क्या, क्योंकि एक तो मुद्दे हैं जो वो तो हम लोग कई बार बात कर चुके हैं, लेकिन मुंबई के रेफरेंस में 2-3 चीजें लोग कह रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। एक जो जीएसटी वाला मुद्दा है कि 23% जीएसटी इस देश का मुंबई मतलब महाराष्ट्र से आता है, और वो इसलिए बीजेपी उसको छोड़ना नहीं चाहती चाहे कुछ हो। दूसरा, जो महाराष्ट्र वर्सेस गुजरात का एक एक खींचतान तो चली रही है, वो गुजरात में ही सब इंडस्ट्री ले जा रहे हैं, वो कर रहे हैं, उसको कैसे वो साफ करेंगे, उस पर क्या सफाई देंगे? क्योंकि वो तो जो भी महाराष्ट्र में रह रहा है, इररिस्पेक्टिव, वो क्योंकि महाराष्ट्र आज की तारीख में, मुंबई तो इज अ कॉस्मोपॉलिटन ज्यादा है वहां पे। मतलब चाहे उत्तर प्रदेश बिहार के हो, चाहे केरल के हो, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे तो सारी जगह के लोग वहां के रहते हैं। तो उनको अब ये लगता है ना कि मेरे महाराष्ट्र से आप गुजरात को ले जाके ये सब कर रहे हैं एट द कॉस्ट ऑफ महाराष्ट्र। तो मुद्दे क्या रहेंगे? स्टेट मुद्दे रहेंगे। देखिए, देश आजाद होने से लेके 2014 तक कई प्रधानमंत्री इस देश ने देखे, विभिन्न क्षेत्र से आए हुए प्रधानमंत्री देखे। गुजरात से भी एक प्रधानमंत्री थे, उत्तर प्रदेश से तो सारे प्रधानमंत्री करीब करीब उत्तर प्रदेश से थे। एक प्रधानमंत्री तो राज्यसभा आसाम से आए, मनमोहन सिंह। लेकिन किसी भी प्रधानमंत्री ने किसी दूसरे राज्य से उद्योग हटा के अपने राज्य में नहीं लेके गए। कोई प्रधानमंत्री बनता है, रेलवे मंत्री बनता है, तो वो करता क्या है कि अपने क्षेत्र में एक रेलवे का कोई लगा दिया, या कोई प्रधानमंत्री है तो उसने अपने जिले में या अपने राज्य में सरकार के कोई प्रोजेक्ट ज्यादा कर दिए, है ना।
ये मैं मान जी। सकता हूँ। लेकिन प्राइवेट उद्योगपतियों को बड़ा इन्वेस्टमेंट यदि कहीं आ रहा है, वो आप अपने राज्य में ट्रांसफर कर लेते हैं। इसका मतलब कि क्या आप प्रधानमंत्री सिर्फ गुजरात के हैं? ये देश के हैं। और ये देश के प्रधानमंत्री है तो फिर आपने महाराष्ट्र को दिया क्या? महाराष्ट्र का डायमंड का बिजनेस गुजरात जा रहा है। जो फाइनेंशियल कैपिटल महाराष्ट्र की मुंबई को जो स्टेटस था वो धीरे-धीरे अब गिफ्ट सिटी में शिफ्ट हो रहा है। कई ऑफिसेज शिफ्ट हो गए हैं। 2 बड़े उद्योग आप वहां से हाईजैक कर चुके हैं। एक बड़ा पार्क आ रहा था, हर्बल पार्क, वो चला गया है। और ये महाराष्ट्र से जाके गुजरात चला गया। और गुजरात में चुनाव के टाइम इसका यूज होगा कि देखिए ये महाराष्ट्र से उठा के लाए हैं। ये है भूमिपुत्र की ताकत। इससे कहीं ना कहीं महाराष्ट्र आहत है। अभी कहते कि हमने नया इन्वेस्टमेंट लाया। महाराष्ट्र में तो इन्वेस्टमेंट लगातार आ रहा है। महाराष्ट्र तो ये उद्योगपतियों का पहला चॉइस रहा है, और आज से नहीं, महाराष्ट्र का पैदा होने के पहले से। क्योंकि मुंबई एक हब रहा है, उद्योगपतियों के सारे हेडक्वार्टर्स मुंबई है। सारे बॉम्बे क्लब करके सबसे बड़ा उद्योगपतियों का एक जमावड़ा है। तो महाराष्ट्र में जी। तो लगातार उद्योगीकरण हुआ है। पुणे हो, संभाजीनगर जिसको औरंगाबाद कहते थे पहले। लेकिन ये जो 2014 के बाद जो हाईजैकिंग ऑफ प्रोजेक्ट हुआ महाराष्ट्र से, पहले कभी नहीं हुआ। तो इससे लोग बहुत आहत हैं। इसका जवाब नहीं दे पा रहे। दूसरी, महाराष्ट्र की वित्तीय हालत बहुत खराब हो गई। 10 लाख करोड़ का अभी कर्जा है, करीब 8 लाख करोड़ का कर्जा है, 2 लाख करोड़ का डेफिसिट है। लाडली बहना, राजमाता, गौ माता, ये 1 लाख करोड़ तो यही दोनों की हो जाते हैं, 1500 रुपए के हिसाब से। महंगाई चरम पे है। और खासकर विदर्भ के क्षेत्र में कॉटन, सोयाबीन, संतरा। देखिए नागपुर का जो संतरा है वो 3-4 डिस्ट्रिक्ट को मार करता है। नागपुर, वर्धा, अमरावती, चंद्रपुर। अब हुआ ये कि यहाँ का संतरा जो है वो टोटल एक्सपोर्ट बांग्लादेश में होता था। टोटल बांग्लादेश में नागपुरी संतरे की भयानक डिमांड थी। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उस पर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई 106 रुपए किलो। जब 106 रुपए किलो, 106 रुपए किलो, अच्छा। जब 106 रुपए किलो एक्सपोर्ट पे ही जो महंगा जाएगा तो बांग्लादेश ने एकदम ही ऑर्डर ही खत्म हो गया। तो यहाँ का किसान रास्ते पे आ गया भाई। कॉटन का रेट 15 दिन पहले खुला, कपास का 5,000 रुपए क्विंटल। 8,000 रुपए क्विंटल पे लागत नहीं निकलती, मरेगा नहीं तो क्या करेगा किसान। सोयाबीन 4,000 रुपए के ऊपर जा नहीं रहा है। जब सोयाबीन का भाव बढ़ जाता है तो ये ऑयल इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि अडानी से ऑयल बेचते हैं सोयाबीन का। अब लोग एक पूछते हैं कि मैं अभी और 30 सेकंड लूंगा। लोग ये पूछते हैं कि भाई वो ऑयल इंपोर्ट करते तो आप ऑयल निकाल के बेचो भाई। लेकिन लोगों को ये समझ में नहीं है कि हमारे देश में बीटी वेराइटी में सिर्फ कॉटन अलाउड है। बीटी कॉटन का सिर्फ उत्पादन होता है। बीटी सोयाबीन गवर्नमेंट ने मना किया है। जो तेल बाहर से विदेश से आयात होता है वो बीटी सोयाबीन का तेल है। और बीटी और ऑर्डिनरी सोयाबीन में फर्क यह है कि यदि 1 एकड़ में सोयाबीन मुझे 5 क्विंटल होता है और मैं बीटी सोयाबीन लगाता हूं तो मुझे 25 क्विंटल की उत्पाद है मेरा। तो 5 क्विंटल और 25 क्विंटल में बट नेचुरल है, 1 एकड़ में 5 किलो से जितना 5 क्विंटल से जितना तेल निकलेगा उससे कई गुना ज्यादा, 5 गुना ज्यादा तेल तो 25 क्विंटल से निकलेगा। तो 25 क्विंटल 1 एकड़ में उतना ही खर्चा है, 25 क्विंटल का तेल, तो बट नेचुरल तेल सस्ता होगा। सरकार ने यदि तेल इंपोर्ट पे ये कह दिया कि हमें बीटी का तेल नहीं चाहिए, हम ऑर्डिनरी सोयाबीन का ही तेल इंपोर्ट करने की परमिशन देंगे, तो फिर मैं देखता हूं कि अपने यहाँ सोयाबीन का रेट कैसा ऊपर नहीं जाता। वहां आप बीटी का तेल इंपोर्ट कर रहे हैं जो आपको आधे से कम रेट में मिलता है। उस तेल की कंपटीशन जब लोकल तेल से होगी तो ये मरेगा नहीं तो क्या करेगा किसान।
इस पे किसी का ध्यान नहीं है। हम बोलते तेल इंपोर्ट किया तो किसान क्यों परेशान है, वो भी तेल निकाल के बेचे। सोयाबीन प्लांट कहां से तेल निकालेगा, उसका कंपटीशन आधे रेट के तेल से है, जो सोयाबीन का तेल आधे रेट में लाता है इंपोर्ट करके, और वो आधा रेट इसलिए पड़ता है कि वो बीटी सोयाबीन है। अब ये टेक्निकल ये कौन हमारे देश के आकाओं को बताएगा, या हमारे देश में बीटी सोयाबीन इंपोर्ट अलाउड कर दो, फिर पता पड़ेगा विदेश का तेल कितना सस्ता होता है कितना महंगा होता है। तो ये लॉजिस्टिक है। हमारे यहाँ प्याज का निर्यात खोल दिया, प्याज के किसान खुश, अफगानिस्तान से आयात कर दिया प्याज, 10 हो गया मामला वीक में। क्योंकि आयात और निर्यात पॉलिसी किसानों के लिए नहीं होती, ये चंद इंपोर्ट और एक्सपोर्ट उद्योगपतियों के लिए होती, जो देश में शॉर्टेज या ज्यादा हो गए उसका फायदा उठाते हैं। और किसान वैसे वही मरता है, उपभोक्ता तो पूछो ही मत। उपभोक्ता को तो 35 रुपए किलो लेना ही है प्याज, चाहे प्याज 50 पैसे बिके या 2 रुपए किलो बिके। हमारे तो घर में प्याज, आपके और मेरे घर में 35 रुपए किलो आएगा। जी हाँ अशोक भाई, मैं अब बस एक अंतिम प्रश्न, क्योंकि समय कम है, और लेकिन मेरी राय थोड़ा आपसे फर्क है। आप जब कह रहे हैं ना कि इन लोग को बीटी कॉटन इनको पूरा पता है और इसलिए ये कर रहे हैं, मैं इसमें बिल्कुल ये लिवरेज नहीं दूंगा कि इनको पता नहीं। इनको 100% हमसे और आपसे ज्यादा आज से नहीं पहले दिन से पता है, और इसीलिए कर रहे हैं। यदि इनको पता है तो फिर ये किसानों के हत्यारे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये किसानों के हत्यारे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि ये लोग इसमें नहीं है कि इनको पता नहीं है, इनको पता इसलिए कर रहे हैं। खैर, मैं अंतिम प्रश्न कर लूं क्योंकि अब समय वो हो रहा है। एक उपचुनाव हो रहे हैं काफी सीटों पे, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 9 सीटों पे, राजस्थान में 7 सीटों पे, फिर वेस्ट बंगाल में, सब जगह पूरे देश में हो रहा है। तो एक तरह से छोटा मिनी इलेक्शन ये भी हो रहा है कि जरा देखा जाएगा कौन कहां से था, सीट रिटेन कर पाया कि नहीं कर पाया। प्रियंका गांधी वायनाड से लड़ रही है, तो उम्मीद है कि भाई इस बार मोदी जी को, प्रियंका गांधी को भी झेलना पड़ेगा, कम से कम उनका चेहरा देखना पड़ेगा इस पार्लियामेंट में, अगली वाली में। लेकिन मैं जरा ये नहीं समझ पा रहा हूं, उत्तर प्रदेश में एक मिल्कीपुर सीट है जहां से अवधेश प्रसाद जी एमएलए थे। अवधेश प्रसाद जी ने अयोध्या, रामचंद्र जी ने अवधेश प्रसाद को चुना कि भाई अवधेश जी मेरे वो हो गए, वो एमपी बन गए। उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब ये 2022 की एक इलेक्शन पिटीशन है जिसमें डेट वेट नहीं लगती है। मैंने पहली बार सुना है कि इलेक्शन पिटीशन क्योंकि इस समय पेंडिंग है, इसलिए हम यहाँ का बाई इलेक्शन नहीं करा रहे हैं। ये बीजेपी क्या डर रही है, उसको क्या डर है मिल्कीपुर से? अरे भगवान राम है भैया। देखिए, भगवान राम ने लोकसभा चुनाव में तो आशीर्वाद के बगैर श्राप दिया, अयोध्या से लेके पूरा अवध साफ हुआ, और ये बीजेपी पे कलंक लग गया कि आप राम राम करते हो और राम ने आपको ही शाप दिया। इसका मतलब आपकी करतूतें राम के अनुसार नहीं है। अब वो नरेशन अच्छा डेवलप हो गया, तो अब क्या हो गया, इनको फुलपुर से ये हो गए, मतलब जो है ना, जो दूध का जला छाछ भी फूक के पीता है, तो ये दूध से अयोध्या से जले हैं, तो ये अब मिल्कीपुर में फूक फूक के कदम रख रहे हैं। अब इनको अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं है मिल्कीपुर में, क्योंकि मिल्कीपुर में जो जीता वही अयोध्या का सांसद है, और मिल्कीपुर में अब उसी सांसद का बेटा समाजवादी पार्टी उतार रही है, फिर सोशल इंजीनियरिंग। अब यदि वो फिर मिल्कीपुर की सीट हाथ से गई तो ये मान ही जाएंगे कि अब राम का नाम लेना ही मत, राम को अपमानित मत करना। आप राम का नाम लेते हो, राम आपको बार बार श्राप दे रहे हैं, आप समझ ही नहीं रहे। राम जी के दिए हुए आदेश का भी पालन तो करो कम से कम, जब वो आपको नकार रहे हैं तो। ये इससे डर रहे हैं। मतलब आप, मैं बता रहा हूं कि एक अभी जम्मू कश्मीर में जो चुनाव हुए हैं, तो वैष्णो देवी में भी चुनाव था, वो अलग कॉन्स्टिट्यूंसी पहली बार बनी थी। ये बिल्कुल टेंशन में आ गए थे कि वैष्णो देवी यदि हार जाए, हालांकि जीत गए, हार गए तो फिर तो बोलेंगे कि माता जी ने भी रट्टा दे दिया, क्योंकि कर्नाटक में बजरंग बली ने गदा मार दिया। तो ये अब उससे थोड़ा सा डर रहे हैं। और ये जो बात आप इलेक्शन कमीशन ने कही, आप इलेक्शन कमीशन क्या कह सकता है इसका अंदाजा नहीं आपको। महाराष्ट्र के पुणे में मार्च 2022 में, सॉरी मार्च 2023 में पुणे के सांसद गिरीश बापट की डेथ हुई, मृत्यु हुई, वो सीट खाली हुई। उसके बाद चुनाव ही नहीं हुए वहां पे। बीच में कुछ चुनाव हुए लेकिन वहां चुनाव नहीं किए गए, बाई इलेक्शन। जब कोर्ट में गए लोग तो क्या जवाब दिया पता है आपको इलेक्शन कमीशन ने?
बोले माए बाप हम भूल गए थे कि पुणे में चुनाव है। तो कोर्ट ने कहा भूल गए ना, अब तुरंत करवाओ वहां चुनाव। तो बोले अभी माए बाप दिसंबर में आप हमको आदेश दे रहे हैं और अभी 24 में चुनाव है ही लोकसभा के, उसी के साथ कर ले। तो कोर्ट ने खूब डांटा इनको कि जो कोर्ट में ये कह सकते हैं कि साहब हम तो भूल ही गए कि पुणे में करने थे। तो फूलपुर ने अभी मुझे बताइए, एक कॉन्स्टिट्यूशनल पेज है, यदि ये पिटीशन 5 साल तक इसका कोई हिसाब नहीं होता या हाई कोर्ट जाएगी, फिर मतलब हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट चली जाएगी, तो उतने सालों तक मिल्कीपुर की जनता का जो अधिकार है लोक विधानसभा में अपना नुमाइंदा रखने का, उस अधिकार से वंचित है। जी लोकसभा में उन्होंने वोट किया उसी आदमी को। भाई मैं मानता हूं कि मिल्कीपुर में अवधेश प्रसाद हार जाते तो बोल जाते कि साहब पहले भी उन्होंने गड़बड़ करके जीते थे, देखिए मिल्कीपुर में तो हार गए, वो पूरा अयोध्या जीत गए। वो मिल्कीपुर में भी अच्छा लीड मिला। अब 2-2 बार मिल्कीपुर ने बता दिया कि हमने अयोध्या प्रसाद को ही मतदान दिया, और अब वो एमएलए वहां है नहीं, वैसी सीट खाली हो गई जी तो वो चीज ही खत्म हो गई, केस ही खत्म हो गया वो जी। लेकिन जब आपको डिले करना है तो आप कुछ भी करके डिले कर सकते हैं। मैंने बोला ना, जब आप भूल ही जा सकते हैं, हम सब पुनः भूल गए साहब, सॉरी करो, बोले वी फॉरगॉट जी दैट देयर वाज अ बाई इलेक्शन इन पुणे। कई लोगों ने इलेक्शन कमीशन को लिखा था पुणे में इलेक्शन क्यों नहीं हुआ, और हार के लोग कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल किया लोगों ने। तो जब इलेक्शन कमीशन ये तक जवाब दे सकता है तो हमारा इलेक्शन तो कमीशन क्या कर नहीं सकता, मुझे बताइए। मैं अशोक भाई खत्म करने से पहले मैं दर्शकों को बता दूं, जो इलेक्शन पिटीशन हुई है, मतलब मैं ये मानता कि इन्होंने कोई बहुत गलत काम किया है, इन्होंने अपना कुछ केसेस छुपाए हैं। इलेक्शन का पिटीशन का टोटल आधार ये है कि जहां पे इन्होंने सर्टिफिकेट नोटरी कराई थी, वो व्यक्ति के पास नोटरी का लाइसेंस एक्सपायर हो गया था या होता उसका लाइसेंस नहीं था। टोटल पिटीशन ये है कि जो जहां से नोटरी कराते हैं कि भाई आप, अच्छा नोटरी की इस देश में क्या व्यवस्था है इस बता, मैं उस पर नहीं जा रहा। मतलब बीजेपी का जो इलेक्शन पिटीशन हो गई, अरे इलेक्शन पिटीशन ये हुई है कि वो नोटरी वाले का लाइसेंस खत्म हो गया था, उससे नोटरी में दस्तखत कर दिए थे, तो उसमें अवधेश प्रसाद क्या जाने कि अगर कोई वहां बक्सा लेके बैठा है। ये तो नोटरी पे मामला अटका है जी ठीक है, और जिस हिसाब से न्यायपालिका बिहेव कर रही है तो हो सकता है कि अवधेश प्रसाद का वो डिक्लेयर भी कर देते इलीगल इलेक्शन। देवेंद्र फडणवीस ने अपने एफिडेविट में 2-4 केसेस मेंशन करना ही भूल गए जो उनके ऊपर थे। ये पिटीशन हो गई तो कोर्ट में, हाई कोर्ट में देवेंद्र फडणवीस के वकील ने कहा कि अरे साहब वो भूल गए लिखना, उसमें क्या बात बड़ी बात है। और कोर्ट ने कहा कि अच्छा भूल गए, छोड़ दीजिए उसको। चलिए अशोक भाई, इसी को शायद बहुत पहले इसी को देख के कहा गया था अंधेर नगरी चौपट राजा, शायद वो याद आता है मुझे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, बहुत बहुत धन्यवाद अशोक भाई। नमस्कार।